इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? जी, आवाज़ बेटा सबको आ रही थी? चलो ओके जी, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा ओके जी, शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर का टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था पिछले लेक्चर में। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, और स्पेशली मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। तो कोई क्वेश्चन पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मैंने कोई प्रोग्रामिंग टूल लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में नहीं बताया। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, ये इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर के अंदर बैकग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड पे ये सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे होते हैं, हमें ज़ाहरी तौर पर नहीं पता होता। मिसाल के तौर पर आप अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन बैक एंड पर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है एंड्रॉयड या आईओएस, वो बैक एंड पे चल रहा है, वो असल में क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। इस वक्त मेरे पास तो कंप्यूटर है, लैपटॉप पे नहीं मैं कर रहा, मैं कंप्यूटर पे हूँ। तो कंप्यूटर जो है, इस वक्त कंप्यूटर के अंदर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ हमारे कैमरा को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है जी, जो कैमरा से जो इमेजेस वगैरह बन रहे हैं, इसका ड्राइवर है जो कैमरा को कंट्रोल कर रहा है, कैमरा की फंक्शनिंग, जो जो भी कैमरा इस वक्त लगा हुआ है उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है, वो इस कैमरे का डिवाइस ड्राइवर है। लेकिन मुझे नहीं पता ना, मैं उस सॉफ्टवेयर को कहीं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ या ना प्रेस कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे काम कर रहा है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर ओरिएंटेड होते हैं। ये मैं पिछले लेक्चर का रिवीजन कर रहा हूँ जो लास्ट में हमने लेक्चर पढ़ा था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर ओरिएंटेड है, यूजर डायरेक्टली इनको यूज कर रहा होता है, यूजर इंटरफेस के हवाले से बड़े अच्छे होते हैं, यानी इसकी लुक एंड फील बहुत अच्छी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ज्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने वालों का फोकस इस पे होता है कि कैसे लुक एंड फील अच्छी बनाई जाए, यूजर्स को वो काम करना चाहता है या करवाना चाहता है कंप्यूटर से, उसके बटन्स बड़े अट्रैक्टिव हों, इजी टू क्लिक हों, वो ऑप्शन सारे जो हैं वो अवेलेबल हों, विच एवर इज रिक्वायर्ड बाय द यूजर। ठीक है जी, इसलिए मैंने एक वर्ड बोला था पिछले लेक्चर में, यूजर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। ये यूजर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, यूजर्स के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। आज मैंने इसकी एक नई बात आपको बता दी कि इस सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा फोकस इस पे भी होता है कि यूजर इंटरफेस कैसे अच्छा बनाया जाए, इसका कूल एक लुक जो है इसकी कैसे अच्छी बनाई जाए। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बुनियादी तौर पर काम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई बात जहन में आ रही हो तो वो पूछ लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अब हम टाइप्स, कुछ टाइप्स को, मेजर टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है जी, कई किस्म के हो सकते हैं, ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, इनको देखते हैं। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो जहन में, थोड़ा हम पिछले वीक का जो पढ़ा सॉफ्टवेयर के बारे में उसको पिक करके आगे अब चलें जी। Any question related to system software, application software? चलो जी आगे चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को यहाँ 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। आज का हमारा काम यही होगा कि आज हम इन 3 चीज़ों को हम कवर करें, प्रॉबेबली थोड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी शुरू कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में से सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहली बात तो ये कि ये जो भी हम देख रहे हैं ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है ही, ये सारे इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर के बैकग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं आमतौर पर। ठीक है जी, और ये एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। लो जी, एक नई बात आ गई,
ये सपोर्ट कर रहे होते हैं किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। याद होगा अगर आपके पास वो डायग्राम आपने स्क्रीनशॉट लिया हो, जब भी मैं कोई डायग्राम वगैरह बनाऊं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, ताकि आपके पास वो डायग्राम जो है वो सेव रहे। यहाँ पे पता नहीं, मैं समटाइम सेव कर लेता हूँ, कभी नहीं करता, तो प्रॉबेबली चेक करता हूँ, शायद वो डायग्राम सेव हो। नहीं, वो सेव नहीं, मैंने 7 तारीख थी शायद। अच्छा भाई, वो डायग्राम नहीं सेव इस वक्त मेरे पास, लेकिन आप लोग क्या किया करें, आप लोग डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जब भी कोई डायग्राम मैं खुद से बनाऊं या कोई पॉइंट मैं बुक के अलावा आपको बता रहा हूं, उसको आप कर लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अच्छा, तो इसमें आप, मैंने बताया था कि यूजर कम्युनिकेट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है अल्टीमेटली वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहते हैं ये काम करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, किस लिए सपोर्ट करता है, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसको मैनेज कर सके, हैंडल कर सके, ठीक है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ताकि उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है अपना काम कर सके, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है इन परफॉर्मिंग देयर टास्क, उनके टास्क परफॉर्म करने के लिए, या उनके टास्क को परफॉर्म करवाता है हार्डवेयर से, ठीक है जी। तो इस तरह ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को सपोर्ट भी करता है। तो बहरहाल अब पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। बस आप समझ लें कंप्यूटर के हार्डवेयर में जो हैसियत सीपीयू को है, वही कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में वही हैसियत किसको है, ऑपरेटिंग सिस्टम को है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट असेंशियल सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। मैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कहता होता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर की टीम का कैप्टन है। ये समझाने के लिए कैप्टन खुद भी खेल रहा होता है और दूसरे प्लेयर्स जो हैं उनको भी सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर, मेरे मोबाइल में 25 सॉफ्टवेयर हैं, तो उनके अंदर जो एक सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो असल में क्या है, उन सारे सॉफ्टवेयर का कैप्टन। तो एक समझाने के लिए स्टूडेंट्स को ये बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर की टीम का जो है ना ये कैप्टन। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, ये वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। कंप्यूटर में कोई आपने नई यूएसबी ड्राइव लगाई, ऑपरेटिंग सिस्टम साथ ही देखेगा कि अच्छा कोई न्यू डिवाइस लगी है, उसको साथ ही फिर सेटअप कर देता कंप्यूटर के साथ। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स डॉस। पुराने दौर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत मशहूर था, ये 1980s में, ये 10 साल 15 साल बहुत मशहूर रहा, 1980 से लेकर तकरीबन 95 तक। फिर विंडो 95 ने आके बिल्कुल ही इसको ख़त्म कर दिया। हालांकि ये उससे पहले ही कम होना शुरू हो गया था, लेकिन यानी तकरीबन विंडो 95 तक तो ये काफ़ी ज़्यादा चलता रहा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे डॉस बोलते थे, तो ये 80s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, 90s में फिर आके इसकी पॉपुलैरिटी कम होना शुरू हो गई बिकॉज ऑफ विंडोज़। ये वो बिल गेट्स नहीं है, जो बिल गेट्स ने खुद बनाया था ये सॉफ्टवेयर, और इसका नाम उसने रखा था MS डॉस। और जब वो तकरीबन 20 साल उसकी एज थी, तकरीबन आप जितनी 18 20 19 साल 20 साल इतनी एज थी, तो उस वक्त उसने ये सॉफ्टवेयर बनाया था, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डॉस बल्कि उसने नाम रखा था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसी नहीं बहरहाल, यानी फिर तो उसने खुद तो नहीं बहरहाल ये बनाया विंडोज़, विंडोज़ उसकी कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ नाम का सॉफ्टवेयर बनाया। फिर डॉस जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया, और iOS जो है वो एप्पल के फ़ोन्स में यूज़ होता है, ठीक है जी। और लिनक्स भी एक बहुत आला ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स के वेरिएंट्स भी बहुत सारे मार्केट के अंदर अवेलेबल, ठीक है जी। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम हैं, और इनको अभी डिटेल से भी देखेंगे। इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिनक्स।
तो मिसाल के तौर पर ऑप्शन आ रहे हैं, लिनक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये सिक्योर बहुत है। तो ऑप्शन आ जाते हैं सिक्योरिटी, यूजर इंटरफेस, ईज ऑफ यूज या नन ऑफ द अबव। तो इतना ज्यादा इजी टू यूज नहीं है, ठीक है जी। यूजर इंटरफेस भी कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना विंडोज का है, लेकिन सिक्योरिटी बहुत अहम है इसकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर लिनक्स का क्या है? सिक्योरिटी। विंडोज का क्या है? यूजर इंटरफेस, लुक एंड फील, ठीक है जी। ये इसका है सिक्योरिटी। विंडो इतना सिक्योर नहीं है विंडोज। तो ये इस तरह की चीजें हैं, ये पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। विच इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ डेज? डॉस, विंडोज, लिनक्स, नन ऑफ द अबव? तो वो विंडोज है, ऑब्वियसली विंडोज इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। की फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से अहम फीचर्स हैं? नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस विद इन द कंप्यूटर इटसेल्फ। अब अच्छा, ये जनरल है, ये तकरीबन हर ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है, ये जो बताए गए। हाँ, इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हो सकते हैं जो कंपनीज अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की मार्केटिंग के लिए यूज कर सकती हैं, जो उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए कंपनीज यूज कर सकती हैं। तो सबसे पहले जी, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस विद इन द कंप्यूटर इटसेल्फ। पहला काम तो यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जितने भी टास्क हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं, उन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर सॉफ्टवेयर्स एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वही जो मैंने आपको पॉइंट नहीं बताया था, सपोर्टिव रोल प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोर्ट करता है दूसरे सॉफ्टवेयर को। एक तो कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, कोई फाइल सेव हो रही है, कोई जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है जी, एक तो उनको कंट्रोल करता है। दूसरा, ये दूसरे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, ठीक है जी। कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अदर सॉफ्टवेयर, दूसरे सॉफ्टवेयर को भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। सच एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। The operating system controls the operations of all the other hardware connected to the computer, ठीक है जी। कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड हैं उनको भी कंट्रोल करता है। वही जो मैंने आपको बताया था, यूएसबी लगाते हैं, साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है न्यू हार्डवेयर फाउंड, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर फॉर इट, नाउ हार्डवेयर इज प्रॉपरली कनेक्टेड एंड कॉन्फ़िगर्ड एंड रेडी टू यूज। इस तरह का मैसेज आता है ना अक्सर, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये सारा काम कर रहा था, कंट्रोल ऑल द अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के जनरल ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करता है, कंप्यूटर के साथ जो सॉफ्टवेयर वगैरह अटैच है उनके कामों को उसमें भी सपोर्ट करता है, और कंप्यूटर के साथ जो हार्डवेयर कनेक्टेड है उनको भी कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सिस्टम सिक्योरिटी, और हमारे कंप्यूटर को ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। अभी तो इस पर काफ़ी डिस्कस हुआ था अभी थोड़ी देर पहले कि लिनक्स बहुत सिक्योर है और विंडोज़ इतना सिक्योर नहीं है जितना लिनक्स है, हुई थी ना अभी बात। तो सिस्टम सिक्योरिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स अप्लाई करके। जैसे उनमें से एक फीचर तो है वो पासवर्ड, कि आप अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड लगा सकते हैं। तो वो पासवर्ड असल में इम्प्लीमेंट कौन करता है? पासवर्ड जब हम लगाते हैं उसको चेक कौन करता है कि हमने सही पासवर्ड ही लगाया है? वो असल में ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है जी। इसको विंडो का पासवर्ड भी कहते हैं कि जी विंडो का पासवर्ड लगा दिया हमने, यानी विंडो पर पासवर्ड लगा दिया, विंडो ही नहीं चलेगी आगे, कंप्यूटर चल जाएगा लेकिन कंप्यूटर में जो विंडोज सॉफ्टवेयर है वो ही नहीं आगे चलेगा, वो जब तक पासवर्ड नहीं देंगे उस वक्त तक नहीं चलेगा। यानी हमें हमें विंडो को बताना पड़ेगा कि आई एम द लेजिटिमेट यूजर, ठीक है जी। हमें अपना पासवर्ड वगैरह यूजर नेम उसे बताना पड़ेगा, और फिर विंडोज जो है उसको हमें मतलब कंप्यूटर को यूज करने की, उसकी सर्विसेज यूज करने की इजाजत दे दे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इट enables वर्क टू बी सेव्ड एंड प्रोवाइड पासवर्ड प्रोटेक्शन। पासवर्ड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और वर्क को भी सेव रखता है। अक्सर विंडोज हमें बहुत सारे ऑप्शन चलते चलते कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो कई दफ़ा हमें वो दे देता है कि आपकी कोई फाइल जो है वो आपने सेव नहीं की थी, क्या उसको मैंने रिकवर कर लिया, विंडो में ऑप्शन आता है, तो वो क्या आप उसको करना चाहते हैं? तो इसी तरह डिलीट हुई हुई फाइल्स जो हैं उनको रख लेता है रिसाइकल बिन के अंदर, और अगर हमें इसकी दोबारा ज़रूरत पड़े तो हमें ऑप्शन दे देता है उन फाइल्स को रीस्टोर करने की। और भी बहुत सारी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है इसके लिए कुछ चीज़ें।
आगे जाके हम पढ़ेंगे फायरवॉल, एनक्रिप्शन, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है टू मेक आवर कंप्यूटर मोर सिक्योर। ठीक है जी, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर डेटा, इनको और ज़्यादा जो है वो सिक्योर करने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है। ठीक है जी, ये भी पता चल गया, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड। अब अभी ये जनरल बातें हो रही हैं सारी अभी तक, यहाँ तक, फिर आगे हम देखेंगे एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी करेंगे। अभी जनरल बातें हो रही हैं। तकरीबन हर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, किसी भी लेवल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। Operating system also provides graphical user interface between the user and computer. यूजर और कंप्यूटर के दरमियान राब्ते का जरिया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है राब्ते का जरिया। तो ये इस वक्त जो स्क्रीन नजर आ रही है, ये विंडोज ने हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड किया। ये जरा देखें, ये जो सामने नजर आ रहा है, ये हमारे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, उसने हमें ये इंटरफेस प्रोवाइड किया है और बड़ा अच्छा इंटरफेस है, बड़ी लुक इसकी कूल है और बड़ी वो इसमें रिसर्च करते हैं कि कौन सा कलर है। ये ब्लू कलर जो है ना, यूज़र इंटरफेस के हवाले से आंखों के ऊपर भी आई स्ट्रेन इसका कम होता है, बहुत कम होता है। तो ये सबसे मतलब इस पर रिसर्च है, इस कलर, सिर्फ ये कलर इवन सेलेक्ट करने में। तो ये बड़ा एक कूल कलर है और यानी यूजेबिलिटी के परस्पेक्टिव में ये बहुत ही ज़्यादा इस कलर की जो है वो यूजेबिलिटी है और ह्यूमन आईज के ऊपर इसका स्ट्रेन ना होने के बराबर है, बहुत कम है। तो ये कलर भी उन्होंने सिलेक्ट किया है यूज़र इंटरफेस हमारा हमें प्रोवाइड करने के लिए। बटन्स, विंडो बनाने वालों ने, विंडो सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने बटन्स, ऑप्शंस, इन्हें आइकन्स बोलते हैं। ठीक है, ये मेन्यूज, ये सारे इन्होंने बनाए हैं ताकि हम कंप्यूटर के ज़रिए से कंप्यूटर के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। तो ये जो जो कुछ आपको ये सामने नज़र आ रहा है इस वक्त, इसे बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। क्या बोलते हैं? यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस enables a computer user to communicate with computer. बस, enables a computer user to communicate with computer. तो यूज़र इंटरफेस जो है वो हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के काबिल बनाता है। ठीक है जी। तो ये यूज़र इंटरफेस फिर हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। यानी हमें कंप्यूटर का कोई हार्डवेयर नहीं प्रोवाइड करता। ये जो यूज़र इंटरफेस है, ये लुक एंड फील जो है, ये कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे यूज़र इंटरफेस में भी वर्ड स्पेशली लिख दिया GUI। अच्छा, पहले जो होता था वो CLI इंटरफेस होता था, GUI इंटरफेस नहीं होता था। पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते थे। किस तरह का होता था कमांड लाइन इंटरफेस? अभी दिखाता हूं। कंप्यूटर इस तरह का होता था, ये कलरफुल नहीं होता था, बस इस तरह का। कमांड्स, हर काम करने के लिए कमांड्स हमें यूज करनी पड़ती, ऐसे। डायरेक्टरीज के लिए DIR कमांड, जो भी हमने काम करना है उसके लिए क्या है? कमांड्स। तो इस तरह का इंटरफेस होता था, इसे बोलते थे कमांड लाइन इंटरफेस। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, और पुराने दौर के जितने ऑपरेटिंग सिस्टम थे, मतलब ये 80s 90s से पहले पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, या 90s अर्ली 90s की बात है, फिर लेट 90s में ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी थे, उसके बाद जितने भी आए, यानी पिछले 20 से 25 साल में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो मोस्टली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते थे, जो इतना बेहतर नहीं होता था, इतना अच्छा नहीं होता था, मुश्किल होता था उसमें काम करना। लेकिन ये था, वो फास्ट था एज कम्पेयर टू दीज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन जहन में हो? ऑपरेटिंग सिस्टम को अब मेरा ख्याल है मैंने डिटेल से बता दिया। अब जो नेक्स्ट
जो हमारा कोर्स का हिस्सा है, इसमें अब मैं मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का आपको थोड़ा कंपैरिजन करके बताऊंगा, उनके कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, स्पेसिफिकली जो जो कि भाई ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें क्या फीचर है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का ये काम है वो तो बता दिया। अब फलां गाड़ी का जो एक मॉडल आया उसमें ये एक खास फीचर है, तो ये अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो फीचर्स हैं उनके अंदर। जी उसामा सर फ्री। ये इंटरफेस का सही पता नहीं, इंटरफेस सही का, इंटरफेस का सही पता नहीं चला हाँ कि देखो ये इंटरफेस हम, वॉलपेपर को कहते हैं, डेस्कटॉप मैं को कहते बताता हैं, हूँ क्या है बताता क्या हूँ ये? बताता हूँ बताता हूँ। आपने एक नया एसी खरीदा, उसके साथ आपको एक रिमोट मिल गया। पुराने दौर में जो एसी होते थे उनके साथ ही एक डब्बा सा एक बना हुआ होता था, उधर ही 2 4 5 बटन लगे होते थे। वो एसी का इंटरफेस था। क्या था? यूजर इंटरफेस। फॉलो कर रहे हैं बात? यानी कि कंट्रोल करने के लिए जो यूजर एसी उसे के यूज कर साथ, सके। हाँ, एसी को कंट्रोल करने के लिए जो पैनल हमें मिला है वो यूजर इंटरफेस है, यानी जिसके जरिए से यूजर एसी को कंट्रोल कर सकता है। आजकल वो पैनल नहीं मिलता बल्कि रिमोट कंट्रोल मिल जाता है। वो रिमोट कंट्रोल ही एक तरह से इंटरफेस है हमारे और कंप्यूटर एसी के दरमियान। मैंने उर्दू में भी एक यानी कि वर्ड बोला कंट्रोल था, करने के तरीके राबते का जरिया। राबते का जरिया। ठीक है। ओके सर। अब मेरे और कंप्यूटर के यस। दरमियान राबते का क्या जरिया है? ये जो सामने नजर आ रहा है, ये बटन्स नजर आ रहे हैं, ये आइकन नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये इंटरफेस। ठीक है। ये लुक एंड फील, ये जो ओके सामने सर। जो कुछ भी नजर आ रहा है, वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू, जो भी आपको, मोबाइल फोन का भी एक इंटरफेस है, उसके अंदर एक खास तरतीब से बटन्स बने हुए हैं, ऑप्शंस बने हुए हैं, वो इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। अगर वो यूजर इंटरफेस पिक्चर्स की शक्ल में हो तो कह देंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर वो कमांड्स की शक्ल में हो, जैसे वो ब्लैक वाला इंटरफेस एक दिखाया था आपको, वो कमांड लाइन इंटरफेस था। ठीक है। ओके सर, थैंक इंटरफेस enables a computer user to communicate with computer। यूजर इंटरफेस क्या होता है? जो किसी भी कंप्यूटर यूजर को इस काबिल बनाता है कि वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट तलहा काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली एक तो आईओएस की एब्रीविएशन बता दें, और सेकंड नंबर पे सर जो लाइनक्स का आपने कहा है कि हाईली सिक्योर्ड है मोर देन विंडोज, हाँ, सर ये किस पर्सपेक्टिव में आपने कहा? पासवर्ड तो वो दोनों में है, लाइनक्स में वो भी है और अभी विंडोज में बताते हैं, भी वो है। अभी बताते हैं आगे चल के। लाइनक्स का पूरा एक पैराग्राफ आएगा आगे। अभी हम यही करने लगे ना शुरू टॉपिक। ओके ठीक है। सर। तो अभी बताते हैं, वो अभी बताते हैं। आईओएस असल में ओएस का मतलब तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कोई यस सर। कोई एप्पल, ये एप्पल कंपनी जो है ना, आईफोन, अपने फोन्स को कहती है आईफोन। ठीक है जी। यस सर। और इन्होंने आईपॉड भी इनका है, वो डिवाइस जो मीडिया डिवाइस है। ठीक है जी। बिल्कुल। उसके बाद आईपैड भी है इनका जो वो टैब है इनकी, जो उसको आईपैड बोलते हैं। ठीक है जी। तो आई फॉर इनोवेटिव हो सकता है, या इंटरनेट हो सकता है, इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइसेस। तो इसका कोई इन्होंने रिवील नहीं किया कि आई किस लिए है। ठीक है। ओके सर। बाकी ठीक है। ओएस का तो मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आई का ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशली यस। जो है इन्होंने इस मकसद के लिए ले लिया कि इनोवेटिव, इनोवेशन, मेरा ख्याल है, मेरा, ये वो मर गया वो बंदा, स्टीव जॉब्स, स्टीव वो जॉब्स। असल में उसका यस सर। ये ब्रेन चाइल्ड है असल में। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, डॉस। अब जरा थोड़ा एक एक करके ना जी, इनको पहले जरा डॉस को देख लेते हैं, फिर विंडोज को देख लेते हैं, फिर आप में से अभी तलहा ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये हाउ इट इज मोर सिक्योर देन विंडोज। तो अभी मैं बताता हूँ, डिटेल से बताऊंगा, सबको पता चलेगा इंशाल्लाह। तो ये देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले डॉस को देख लेते हैं। डॉस जो है 1980s में तो बहुत पॉपुलर रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता 90s में, मैंने आपको कहा कि 95 तक फिर इसकी पॉपुलैरिटी, फिर 91 2 से ना 3 से इसकी पॉपुलैरिटी ज़रा कम होना शुरू हो गई, क्योंकि विंडोज़ आ गया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया।
कम होते 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 तो 2000 तक तो ये बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिल्कुल ही खत्म। ठीक है जी। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा 1981 से। ये तो जो 90s का दौर है वो तो फिर इसकी वही है ना, डिक्लाइन का दौर है। ये पॉपुलैरिटी का दौर है 1981 से 90 तक, 1990 तक जो है बहुत पॉपुलर था, और फिर डिक्लाइन होना शुरू। 1990 के बाद ये इसकी पॉपुलैरिटी कम होना शुरू हो गई ड्यू टू विंडोज की वजह से। लेकिन कहता बट इज नाउ ऑल बट इनविजिबल टू मोस्ट पीसी यूजर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ विंडोज। ये विंडो की वजह से ये जो है ना, अब ये इनविजिबल हो गया। ऑफन सिंपली कॉल्ड विंडोज, तो माइक्रोसॉफ्ट के विंडो की वजह से, इनटू इट्स ओन स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, क्लियर। तो डॉस बहुत पॉपुलर रहा, माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए ये था, पीसीज के लिए था। ठीक है। उसके बाद विंडोज़ का दौर आया। विंडोज़ जो है 91 में तकरीबन विंडो इंट्रोड्यूस हो गई थी। विंडो का जो पहला वर्जन था, अर्लियर वर्जन। तो फिर विंडो 2, विंडो 3 ज़रा पॉपुलर हुई। विंडो 3 पॉपुलर हुई जाके, ये 92 में विंडो 3 आई। विंडो 3.0 भी उसे कहते हैं। ठीक है जी, 92 93 की बात आई। और फिर विंडो 95 आई, यानी विंडो 95 94 के एंड में, 1994 के एंड में विंडो 95 आई। तो ये बहुत ही पॉपुलर हुआ फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इससे पहले यानी विंडो 95 से पहले भी इसके वर्जन्स आए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। तो 95 जो है 94 के एंड में या 95 के शुरू में आई, तो ये बहुत पॉपुलर हुई और डॉस लोगों ने डायरेक्टली यूज करना छोड़ दिया। ऑल्दो विंडोज के बैक पे भी डॉस ही चल रही होती थी। ये अब एक नई बात आपको बता देता हूँ, विंडोज के बैक पे भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता था? डॉस ही। समझो डॉस कोई रंग रोगन करके जरा अच्छा बना के, खूबसूरत लुक बना के, और विंडोज के तौर पर उसको इंट्रोड्यूस करवाया माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है जी। और विंडोज इस वक्त बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, विंडोज़ यूज़ किया जाता है। 95 के बाद आया था विंडो 97। मैं 95 से कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, तो 95 के बाद 97 आया, फिर विंडो 98 आया। 97 असल में विंडो 95 प्लस के नाम से था शायद। तो विंडो 98 फिर बहुत पॉपुलर हुआ। फिर विंडो 2000 आया ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर विंडोज एक्सपी आया, फिर उसके बाद आया जी विंडो विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम आया। ये 2000 को आप कह सकते हैं कि 7-8 में जाके विंडो विस्टा। फिर आया जी विंडोज 7, 2010 के करीब तकरीबन विंडोज 7 आई। और फिर विंडो 8 आई थी 14 2014 में, मेरा ख्याल 2013-14 में। तो विंडो 8 के बाद विंडो 8.1 आई, जल्दी ही उन्होंने रिलीज कर दी। विंडो 8 में शायद काफ़ी सारी खामियां थी, तो बहुत जल्दी उन्होंने सेकंड रिलीज जो है विंडो 8.1 कर, और उसको ही प्रॉबेबली समझा गया कि ये विंडो 9 यही है। उसके बाद फिर विंडो 10, अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो विंडो 10 का चल रहा है। तो विंडो 10 जो है वो काफ़ी साल अब हो गए वैसे। तो विंडो का उसके बाद वर्जन अभी तक नहीं आया कोई, पिछले तकरीबन 4-5 साल से ये विंडो 10 ही चल रहा है। तो लेटेस्ट वर्जन जो है विंडोज़ का विंडो 10 है। कोशिश इन्होंने की है इसमें कि इसको काफ़ी सिक्योर किया जाए। तो बहरहाल अभी भी ये लिनक्स के बारे में सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में बहुत पीछे है, तो उसको अभी डिस्कस करते हैं। सर ये लिखा हुआ कि डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अकेला ही काम करता था, लेकिन जो विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बैकग्राउंड पे डोस काम करता था। ऐसा क्यों है सर? विंडोज अकेला क्यों नहीं काम वो करता था जैसे डोस करता वो था? इसलिए कि देखें, मिसाल के तौर पर एक कंपनी ना एक नई गाड़ी बना रही, जब वो पहली दफ़ा गाड़ी बनाएगी फिर तो वो उसके सारे पार्ट्स बनाएगी शुरू में,
क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना पहली गाड़ी जो बना रही। अच्छा, अब जो यस सर। नई गाड़ी, चाहे उसका नाम नया है, नया, लेकिन वो कहते हैं यार वो जो है ना, हम इसका जो गियर बॉक्स है या गियर वाला सिस्टम वही पुरानी वाली गाड़ी का यूज कर लेते हैं इसमें भी। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? यस सर। एक नए मॉडल की गाड़ी बनाई, लेकिन गियर बॉक्स ये नहीं, बहुत सारी चीजें चेंज कर दी, लेकिन गियर बॉक्स वही वाला लगा दिया जो पुरानी गाड़ी में था। जो उनके, जो जिस गाड़ी का नाम भी कुछ और था, गाड़ी का नाम था एक्स, और अब बनाई है गाड़ी वाई। अब वाई जो गाड़ी बना रहे हैं उसमें 50 कंपोनेंट डिफरेंट लगा रहे हैं, लेकिन 4 कंपोनेंट्स वही लगा रहे हैं जो कि उनके एक्स वाले में भी यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके सर। तो यही यहाँ पे यस। केस है कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी कंपनी ने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने, और विंडोज भी उन्होंने ही बनाया। तो उन्होंने जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उन्होंने कहा बहुत सारी चीजें जीरो से क्यों बनाई, दोबारा क्यों बनाई, वो डॉस वाली उठा लेते हैं और काफी सारी चीजें नई भी लगा लेते हैं। क्लियर है? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, यस लेकिन सर। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। एक पुराने दौर में कुछ 10-15 साल पहले सुजुकी की एक गाड़ी आती थी, होती थी ऑल्टो, छोटी सी गाड़ी होती थी। एक तो अब ऑल्टो आ रही ना, ये नहीं, एक और इससे पहले आती थी ऑल्टो, वो जरा डिफरेंट होती थी, शेप भी डिफरेंट होती थी। मेरा ख्याल है 900 सीसी या 1000 सीसी को शायद थी गाड़ी। और एक और उनकी गाड़ी आती थी पोठोहार, वो जीप टाइप होती थी। तो ये दो डिफरेंट गाड़ियां थी। तो सुना है किसी ने, मुझे एक दो बंदों ने, किसी ने कहा था कि वो पोठो आर वाला इंजन उन्होंने इसमें लगा दिया, और शेप इसकी जरा थोड़ी सी जो है जीप के हवाले से ये इसकी तरह लग्जरी बना दी। तो ये वही चीज है कि डॉस का ही बहुत सारा कोड जो है वो विंडो में यूज कर लिया, और बहुत सारी विंडो में नई चीजें ऐड कर दी। मेरा ख्याल है आप फॉलो कर गए। यस सर। लें जी, नेक्स्ट टॉपिक है लिनक्स। ये जरा देख लें, इसमें एक दो क्वेश्चन भी आप लोगों के आए थे, वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये एक बंदा था, एक स्टूडेंट था आपकी तरह ही ना, ग्रेजुएशन कर रहा था, उस बंदे का नाम था लाइनस। ये इस बंदे का नाम था, और ये एक स्टूडेंट था आप जितनी एज का, ये 18-19 साल का। तो ये अपना प्रोजेक्ट कर रहा था, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन कर रहा था। तो इसने एक अपने प्रोजेक्ट के तौर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। असल में इसने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम से मुतासर होकर, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था यूनिक्स, उससे इंस्पायर होके। लेकिन वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो था बड़े कंप्यूटर्स के लिए, वही मेन फ्रेम वगैरह के लिए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए था? मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर्स के लिए। अब इसने सोचा कि मेन फ्रेम वगैरह के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बड़ा अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूनिक्स से बड़ा इंस्पायर था। लेकिन इसने कहा वो माइक्रो कंप्यूटर, वही 80s की बात है, तो इसने कहा कि माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, वही डेस्कटॉप पीसीज वगैरह के लिए। तो इसने फिर यूनिक्स जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, और इसके नाम की मुनासबत से और यूनिक्स की मुनासबत से उसका नाम फिर लाइनक्स या लिनक्स रखा गया। ठीक है जी, इधर लिखो LINUX। ठीक है जी, ये बंदे का नाम था लाइनस। मेरा ख्याल है आप फॉलो कर गए होंगे। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को से इंस्पायर होकर बनाया गया, बहुत सारी चीजें, कमांड्स उसी की इसके अंदर ऐड की गई, और लेकिन ये बनाया पीसीज के लिए। Linux Linux is a computer operating system assembled under the model of free and open source। और दूसरी बात, ये अब नई बात आपको बताऊंगा, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये समझना है, फ्री का तो आप सबको ही पता है, फ्री वो चीज जो पैसों के बगैर मिल जाए, फ्री, जाहिर सी बात है। ओपन सोर्स,
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया गया। ओपन सोर्स का मतलब क्या बना कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको बनाने वाले ने उसका कोड भी लोगों को दे दिया हो। किसी बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया और बनाने के बाद कहा कि ये मैंने सॉफ्टवेयर लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए बनाया है और इसमें खामियां भी हो सकती हैं। ये जरा ध्यान में रख लें, ये इसका एक पहलू है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में खामियां भी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये जैसा मैंने बनाया आपने यूज करना तो कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट, और इवन मैंने इसका कोड भी आप लोगों को बता दिया है। तो क्यों ना कोई जो मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन करे, वो इस कोड को चेंज भी कर सकता है। अगर इसमें कोई खामियां वो बताए, वो मैं खुद ठीक कर लूंगा, या जो भी इस कम्युनिटी के अंदर होंगे तो वो उसको जो है वो ठीक कर लें। तो असल में फिर ओपन सोर्स, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फिर इसी तरह ही होता है कि जो कम्युनिटी होती है ना, ओपन सोर्स कम्युनिटी, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, वो उसमें कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और इस तरह वो सॉफ्टवेयर और बेहतर होता रहता है। फायदा क्या होता है, जिन्होंने ये बनाया होता है उन बंदों को वैसे पॉपुलैरिटी मिल जाती है कि ये अच्छा, इस बंदे ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसको बहुत सारी कंपनियां फिर जॉब ऑफर कर देती हैं। ठीक है जी, या बहुत सारे लोग जॉब की बजाय उन्हें अपने प्रोजेक्ट ऑफर कर देते हैं कि ये हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर आप अब काम करें, ये पेड प्रोजेक्ट होगा। ठीक है जी, वो बड़ी जल्दी वो पॉपुलर हो जाते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं वो तो पॉपुलर नहीं है ना, हमें तो नहीं उनका पता, लेकिन जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनका हमें पता है, वो बड़ी जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रीली अवेलेबल है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर with its source code made available and licensed with an open source license, in which the copyright holder provides the right to study, change and distribute the software for free to anyone and for any purpose। तो सॉफ्टवेयर बनाने वाला इसमें हमें राइट दे देता कि आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसके कोड को समझ भी सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बुनियादी मकसद होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एक तो इसके सिक्योर होने की वजह ये है, ये ओपन सोर्स है, इसमें जो भी खामी होती है लोग इसको यूज करते हैं और जल्दी से बता देते हैं कि ये इसमें खामी है। तो इतनी बड़ी एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है, उसमें कोई ना कोई बंदा उस खामी को ठीक कर देता है और उसे बड़ा वैल्यू मिलती है उस बंदे को बस इससे। और सॉफ्टवेयर में वो जो खामी है वो दूर हो जाती है, वो सिक्योरिटी जो फीचर्स है उसमें ऐड कर दिया जाता है और इस तरह वो ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योर हो जाता है। मेरा ख्याल है अब क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आप में से जो किसी ने पूछा था कि ये सर ये ज़्यादा सिक्योर क्यों, लेकिन विंडोज़ क्योंकि ओपन सोर्स नहीं है, जब तक माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदे खुद नहीं उसमें कोई चेंज करेंगे, उसके अंदर सिक्योरिटी फ्लॉ खुद नहीं ढूंढेंगे और उसको ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। ठीक है जी, आगे चलें जी। जस्ट अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखा, इनको स्टडी किया और इनके दरमियान हमने कंपैरिजन भी किया। 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्पेसिफिकली मैंने बताया आपको, डॉस, विंडोज और लिनक्स। अब देख लेते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि आप कह रहे थे जो लाइनेक्स है ये सिक्योर है मतलब सबसे ज़्यादा, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि इसमें तो हमने ये सबको प्रोवाइड कर दिया, ये ओपन सोर्स हो गया, तो ये सिक्योर कैसे हो गया? यही तो इसका फ़ायदा है, जो आपने
ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स कर दिया ना, उसके फ्लॉज को ढूंढने वाला फिर एक नहीं रहा। सारे जितने भी ओपन सोर्स कम्युनिटी का, नहीं मैंने आपको बताया था कि ओपन सोर्स कम्युनिटी है जिसमें दुनिया के हजारों प्रोग्रामर्स वगैरह उसमें शामिल है, वो उसको देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, और उसमें कोई भी फ्लॉ जब पता चलता है, जिस जिस बंदे को पता चलता है वो बता देता है सबको कि भाई हमारे इस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे फ्लॉ है, तो हजारों में से कोई एक उस फ्लॉ को अगले ही दिन ठीक भी कर देता है। पर सर इसमें देखें ना, अब हर बंदा जो है ना वो इजीली एक्सेसिबल हो गया इसकी तरफ, ठीक है, तो इसकी जो सिक्योरिटी है वो तो नहीं मतलब कैसे, हर बंदे के पास चला गया है, तो इसकी नहीं सिक्योरिटी कैसे कैसे कैसे, ये तो सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है, थाउजेंड्स टाइम बढ़ जाएगी। कि जब देखे ना, मिसाल के तौर पर एक चीज मेरे पास है, ठीक है, मैं उसको बना के बेच रहा हूं, उसमें खामियां हैं, मुझे मुझे जब तक वो खामियां पता ही नहीं चलेंगी, फिर मैं कैसे ठीक कर सकूंगा? फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? सर वो आपकी बात ठीक है, पर ये सिक्योरिटी की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सिक्योर कैसे हो रहा है। देखिए हम हर बंदा इसकी तरफ मतलब उसको एक्सेस मिल गई है इसके लिए, हाँ, तो अब उसको इसको हर उसको कोई इधर बात सुने, उसको एक्सेस किसकी मिली है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। जी। जो मैंने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया उसकी तो नहीं ना मिली, उसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ये एक्सेस मिली है कि वो चलाए इसको, अपने कंप्यूटर पे इस्तेमाल करे। जो मेरे कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल मैंने किया है उसकी तो नहीं ना एक्सेस उसे मिली। मतलब वो उसको यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन जो हमने चीज हाँ, बनाई है वो नहीं यूज, कर सकते। उसको यूज कर सकता है, और वो इतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बनता रहता है विद इन डेज, कि मैंने बनाया, बना के कहा, देखिए मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और मेरे 10,000 दोस्त हैं, उनको कहा ये देख लो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने बनाया, इसमें जो खामी नजर आ रही है वो तुम ठीक कर दो, और ठीक करके लोगों को प्रोवाइड करते जाओ, सारे लोग यूज करें अपने अपने कंप्यूटर पे। लेकिन फायदा क्या हुआ? कम्युनिटी या ओपन सोर्स करने का फायदा क्या हुआ? कि मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग उसमें खामियां ढूंढने वाले भी हैं, और उसकी जो खामियां उसको ठीक करने वाले भी हैं, और ठीक कर करके आगे देते जा रहे हैं, कहते हैं और भी लोग यूज करते जाए। सही। ये लेकिन सर जो ठीक है दूसरा सर। ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कौन ठीक करेगा? वो कंपनी ही ठीक करेगी जिसने बनाया था। कंपनी तक पहले बात पहुंचेगी कि अच्छा जी, कंपनी फिर किसी को डेजिग्नेट करेगी, ठीक है, जिसको डेजिग्नेट करेगी उसका भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा, वो तो कंपनी से तनख्वाह लेता है, समझ रहे? कंपनी उसे उस काम पे लगाएगी तो तब वो उसको करेगा, ठीक। ये सर ठीक है फॉलो कर ठीक। रहे हैं? हाँ जी। इस पर्सपेक्टिव में देखें कि वो चीज कितनी रिफाइन होती जा रही है और कितनी अच्छी होती जा रही, कितनी सिक्योर होती जा रही। उसके अंदर सिक्योरिटी फ्लॉज को जो कम्युनिटी में हम लोग मौजूद हैं वो देख देख के उसको क्या करते जा रहे हैं, सेट करते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली वो ऑपरेटिंग सिस्टम दिन ब दिन और बेहतर होता जा रहा है। ठीक है, ये सर। ओके, अच्छा जी। अब अब एक नई बात, अब एक नए एस्पेक्ट पे बात करेंगे, इसी के, लिनक्स के। लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, ओरिजिनली डेवलप्ड एज अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी, लिनक्स नाउ अपीयर्स इन मेनी मोर कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म सच एज लिनक्स के वेरिएंट्स। अब हो क्या रहा है, लोग लिनक्स के कोड्स को लेकर सारा नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम लेते, ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ हिस्सा, ऑपरेटिंग सिस्टम का न्यूक्लियस जो होता है ना, उसे एक टेक्निकल वर्ड बोलते हैं कर्नल। कर्नल, ये इस तरह से इसके स्पेलिंग है KERNEL, कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो न्यूक्लियस है आप कह लें, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लेते हैं और उसमें बहुत सारा कोड अपना मिला के अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेते हैं। इन्हें बोलते हैं वेरिएंट्स, ये लिनक्स के वेरिएंट्स हैं एक तरह से। तो मेन फ्रेम में भी यूज होते रहे, वैसे मेरा थोड़ा सा मेन फ्रेम में तो वो यूनिक्स ही यूज होता रहा ना, वो भी तो एक तरह से लिनक्स जैसा ही है ना, एक तो वो यूज होता रहा। दूसरा, सुपर कंप्यूटर्स के अंदर भी आजकल लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर उसमें बहुत सारी चेंजेस करके और वो सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है जी।
क्लियर है? मोबाइल फोन्स के अंदर ये जो एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी लिनक्स का ही बहुत सारा कोड लेकर और बहुत सारा खुद कोड लिखकर इन्होंने मोबाइल्स के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। इसके अलावा नेटवर्क राउटर्स होते हैं। नेटवर्क राउटर आजकल हम वो इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी राउटर ले लेते हैं, वो नया टेल कंपनी है, PTCL है, वो हमें एक जो है राउटर दे देते हैं। तो इन राउटर्स के अंदर भी एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके और उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके वो यूज़ किया जाता है। आजकल टेलीविजन के अंदर स्मार्ट टीवीज जो हैं, तो स्मार्ट टीवीज के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो वो बाकायदा वो टीवी जब चलाते हैं तो वो आता भी है स्क्रीन पे, एंड्रॉयड, इस तरह का एंड्रॉयड टीवी या कुछ इस टाइप का मेरा ख्याल है आता है, लोगो आता है। तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। स्मार्ट टीवीज में भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी असल में लिनक्स को ही लेकर, लिनक्स का कोड लेके, क्योंकि वो फ्री अवेलेबल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपनी डाल के तो वो जो है यूज हो रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। गेम्स के अंदर आजकल दो कंपनीज की गेम्स जो हैं वो जो कंसोल्स हैं वो बड़े मशहूर हैं। एक है सोनी वालों का एक्सबॉक्स, सोनी वालों का प्ले स्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट वालों का एक्सबॉक्स। तो प्ले स्टेशन जो है उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ होता है, वो भी लिनक्स को ही थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया गया है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वाले जो एक्सबॉक्स में वो भी मतलब लिनक्स और ये इनको यूज़ करके थोड़ा बहुत तो वो बनाया गया। लो जी, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला टॉपिक हमारा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अच्छा, पहली बात ये समझनी है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आमतौर पर जनरल काम कर रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला तो नहीं काम कर रहा है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे हैं, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं। मतलब जैसे फाइल्स को कॉपी करना, अच्छा फाइल्स को कंप्रेस करना, इंटरनेट पे कोई फाइल भेजनी हो ना किसी को, तो फाइल्स का साइज अगर ज़्यादा हो तो फाइल को भेजना बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। कई वो ईमेल सिस्टम वो हमें इतना वो प्रोवाइड ही नहीं करते, क्या उसका नाम है, जो इतनी स्पेस नहीं प्रोवाइड करते, तो फिर हमें उस फाइल को थोड़ा क्या करना पड़ता है, कंप्रेस करना पड़ता है। तो फाइल्स वगैरह को कंप्रेस करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हैं। इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन ऑन द कंप्यूटर सच एज कॉपीइंग फाइल, सॉर्टिंग डेटा ऑन फाइल, चेकिंग फॉर वायरस। मतलब ये कंप्यूटर के कुछ जनरल, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, परफॉर्म सम जनरल टास्क इनसाइड द कंप्यूटर। जनरल टास्क है, स्पेसिफिक टास्क नहीं, जनरल टास्क। अब फाइल कॉपी करना एक जनरल टास्क है, वो एक्सेल की फाइल भी कॉपी हो सकती है, वर्ड की भी हो सकती है, इमेज फाइल भी हो सकती है, वीडियो फाइल भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, ठीक है जी, और न्यूमेरिक डेटा वाली फाइल भी हो सकती है। तो फाइल्स को कॉपी करना, फाइल्स को सॉर्ट करना, वायरस को चेक करना। अब कंप्यूटर का हर सॉफ्टवेयर चाहता है कि कंप्यूटर में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो वायरसेस को चेक करता रहे। कंप्यूटर की हर फाइल को हम चाहते हैं वो वायरसेस से महफूज रहे। तो इस तरह के जो जनरल टास्क परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और हर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का बस अपना एक खास टास्क होता है, वो मल्टीपर्पज नहीं होता यूजुअली, ठीक है। बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी ही साथ प्रोवाइड कर देती है। जैसे हम अपने कंप्यूटर में विंडोज सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल कॉपिंग यूटिलिटी और जो इमेज व्यूइंग, इमेजेस को व्यू करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो विंडो में ही आ गया, हमें मिल गया। तो एक नई बात तो अभी तक हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैं वो विंडो ही हमें प्रोवाइड कर देती है, ठीक है जी, या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही हमें प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत जनरल से काम परफॉर्म करने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमें अलहदा से भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं, जैसे नॉर्टन यूटिलिटी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ये नॉर्टन जो है, पीटर नॉर्टन असल में एक बंदा है, उसने अपनी एक कंपनी बनाई है सिमेंटिक के नाम से। तो ये मतलब एक कंप्यूटर साइंटिस्ट कह लें, कंप्यूटर प्रोफेशनल कह लें।
तो इस बंदे ने अपनी कंपनी सिमेंटिक के नाम से बनाई और अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम रखा है नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नॉर्टन यूटिलिटी। तो ये नॉर्टन यूटिलिटी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसने बनाया है, इसकी कंपनी ने बनाया। तो ये अलहदा से भी, यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमें, बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हैं तो उसी के अंदर ही हमें मिल जाते हैं, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं वो हमें अलहदा से बाय करने पड़ते हैं। ठीक है जी, यानी वो सॉफ्टवेयर जो है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं मिलेंगे, हमें वो अलहदा से हमें बाय करने पड़ेंगे, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह। छोटे मोटे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आजकल होते हैं, जैसे विंडोज डिफेंडर। एक विंडो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें विंडो 10, तो उसके अंदर ही एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है विंडोज डिफेंडर के नाम से, तो वो थोड़ा बहुत आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वायरस प्रोटेक्शन वगैरह। ठीक है जी। यूटिलिटी प्रोग्राम प्रोवाइड मैनी ऑफ द बैकग्राउंड ऑपरेशन, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। बैकग्राउंड ऑपरेशन जनरल टास्क परफॉर्म करते हैं, पहले मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड ऑपरेशंस एसेंशियल फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। वही ये बात वही आ गई जनरल, कि कंप्यूटर ने के अंदर जो हमने जनरल टास्क परफॉर्म करने हैं, उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। ठीक है जी। सच एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, जैसा कि वायरसेस से प्रोटेक्शन के लिए हम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। ठीक है जी, मेरा ख्याल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का भी पता चल गया होगा। लास्ट वन, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ये तो नाम से ही जाहिर है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका बुनियादी काम हो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विद इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेट करवाना, मेकिंग इट पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर मीडिया सच एज टेलीफोन लाइंस। तो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हमारे पास इस वक्त जो है वो बैक एंड के ऊपर, फ्रंट एंड पे ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये जो जूम जिसके जरिए से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये तो हमारा डाटा लेकर आगे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर को दे देता है डाटा, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर फिर आगे प्रोवाइड करता है, आगे अगले कंप्यूटर को सेंड करता है, ब्रॉडकास्ट करता है डाटा को। तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का बेसिकली काम क्या है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान डेटा को कम्युनिकेट करवाना, ट्रांसमिट करवाना। ठीक है जी। तो इस वक्त हमारे कंप्यूटर के अंदर IPv6 प्रोटोकॉल को जो फॉलो करने वाला, या IPv4 जो है इसको फॉलो करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, TCP/IP को जो कंट्रोल करता है। तो बस ये ज़रा कुछ टेक्निकल नाम है, तो आप बहरहाल इस डिटेल में जाने की बजाय इतना ही जहन में रखें कि बुनियादी तौर पर इन सॉफ्टवेयर का काम क्या है, कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विद इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, किसी एक कंप्यूटर के अंदर नहीं, विद इन कंप्यूटर नेटवर्क, यानी बहुत सारे कंप्यूटर जहां आपस में कनेक्टेड हों, उनको आपस में ये कोऑर्डिनेट करने की और कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलें। चलो जी, अगला टॉपिक देखते हैं। नहीं जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर का सिस्टम सॉफ्टवेयर का टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने टाइप्स भी पढ़ ली, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये एंड पे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ये। अब अगला हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो तो वो पूछने पहले। जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एहसन रियाज जी, एहसन रियाज सर, ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का थोड़ा बता दें कि बिल्ट इन ही होता है? बिल्ट इन ही होते हैं कंप्यूटर के अंदर, बिल्ट इन होते हैं। मतलब जब डॉस वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें तो बिल्ट इन नहीं होते थे, लेकिन जब से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, इंटरनेट का यूज बहुत बढ़ गया है,
तो ये बिल्ट इन ही होते हैं। बस हमें ये देखें ना, इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर डेटा सेंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये भी बैकएंड पे ही काम करते हैं, ये भी बैकएंड पे ही काम करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि जूम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये आगे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर को डेटा देता है, वो आगे दूसरे कंप्यूटर्स तक पहुंचाता है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया था कि ये यूजर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। ये जरा आप लाइन पढ़ें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एनेबल्स कंप्यूटर यूजर टू डू देयर जॉब। बस इसका बुनियादी मकसद ही ये होता है कि यूजर्स क्या कह रहे हैं, यूजर क्या काम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, यूजर्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इन सॉफ्टवेयर का बुनियादी मकसद यूजर्स को सपोर्ट करना है कि यूजर कंप्यूटर यूजर तक, सॉरी, कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर तक कौन सी कमांड भेजना चाहता है, या कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर से क्या काम लेना चाहता है। यूजर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग जिनसे फेमिलियर होते हैं वो ज्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, जो कि यूजर्स के टास्क को परफॉर्म करवा रहे हैं, जिनकी मदद से कंप्यूटर का यूजर जो है कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट किस्म के टास्क, डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करता है। ठीक है जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पता चल गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड टाइप्स। तो दो इनको मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम। नंबर वन आर ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन आर bespoke सॉफ्टवेयर और टेलर्ड सॉफ्टवेयर। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, दूसरे bespoke सॉफ्टवेयर और टेलर्ड सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कौन से हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि मतलब बने बनाए हमें मिल जाएं, रेडीमेड मिल जाएं। जैसे अभी तो वैसे अभी तो रमज़ान भी शुरू नहीं हुआ, 2 दिन अभी हैं, 1 दिन ही है वैसे, कल का ही है ना। तो लेकिन रमज़ान के स्टार्ट से ही वो ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि हम मार्केट गए और अपनी मर्जी के लिए, अपनी मर्जी का ड्रेस जो है वो बना बनाया किसी शॉप पे हमें पसंद आया और हमने वो बाय कर लिया रेडीमेड। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही है कि हमारी कोई रिक्वायरमेंट है, हमें कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए और हम इंटरनेट से ढूंढते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं और वहाँ से वो हमें बना बनाया सॉफ्टवेयर मिल जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो रेडीमेड हो, जो लोगों की कॉमन रिक्वायरमेंट, बहुत सारे लोगों की कॉमन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रख के ना कोई कंपनी बना लेती है। कंपनी कहती है अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स होने चाहिए, और एक मुल्क के लोगों को देखा, दूसरे बहुत सारे हजारों लोगों को देखा, उनकी अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक सॉफ्टवेयर बना दिया और वो मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। ऐसे सॉफ्टवेयर को कहेंगे ऑफ द शेल्फ। ज़रूरी नहीं वो अकाउंटिंग का ही हो, वो रियल एस्टेट का भी हो सकता है, वो जो है वेबसाइट डेवलपमेंट का भी हो सकता है, वो जो है डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे है वो भी हो सकता है। लोगों की कॉमन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रख के कंपनी सॉफ्टवेयर बना लेती हैं और वो फिर मार्केट में अवेलेबल होता है फॉर परचेज। दिस इज सॉफ्टवेयर दैट कैन बी परचेज्ड और मे इन सम केसेस बी फ्री, सच एज गूगल डॉक्स। वही ओपन सोर्स भी हो सकता है। तो जो हम मार्केट से खरीद के अपने कंप्यूटर में यूज कर लेते हैं उसे हम कहेंगे ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। ये उनके कुछ नाम भी दिए हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए वर्ड, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज हो सकता है,
न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए एक्सेल हो सकता है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन के लिए, डेटाबेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इस पर्सपेक्टिव। और जो बने बनाए हमें मिल जाते हैं, आमतौर पर ये सस्ते भी होते हैं। क्यों सस्ते होते हैं? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की एक कॉपी नहीं सेल करनी होती उन्होंने, एक बना के उसकी फिर हज़ारों कॉपियाँ सेल करनी होती उन्होंने, क्योंकि कॉमन रिक्वायरमेंट्स लोगों की उनको मद्देनज़र रखते हुए ये सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं। ठीक है जी, इन्हें हम बोलते हैं ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। उसके बाद है जी बिस्पोक सॉफ्टवेयर। बिस्पोक सॉफ्टवेयर और टेलर्ड सॉफ्टवेयर। एक कंपनी है, उनको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन वो देखते हैं, ढूंढते हैं मार्केट में, इंटरनेट से ढूंढते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर मिलता ही नहीं, बिल्कुल वैसा। या हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर उन्हें मिल गया, वो उनकी 70% रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, लेकिन 30% को नहीं पूरा कर रहा। तो अब वो क्या करेंगे? अब इसके लिए तो वो जाहिर सी बात है कि वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढेंगे जो कि उनको, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। अब नहीं मिला, इंटरनेट से भी ढूंढा, शॉप्स से भी, लोकली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब जो भी शॉप्स हैं जहाँ से सॉफ्टवेयर वगैरह बाय किए जा सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी जो सॉफ्टवेयर बेचती है उनसे भी पूछा, नहीं मिला। तो फिर वो अपने लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। जैसे वही बात, एक रेडीमेड कपड़े और एक आप ड्रेस अपने लिए खुद सिलवाते हैं अपनी मर्जी के कलर का। अब आपको रेडीमेड पसंद तो आ गया, लेकिन कलर नहीं पसंद आया। एक का कलर पसंद आया, साइज नहीं ठीक, एक का साइज भी ठीक है, कलर भी ठीक है, डिज़ाइन नहीं आपको पसंद आया। तो फिर आप स्पेसिफिकली अपने लिए वो ड्रेस सिलवाते हैं टेलर से। तो ये भी ऐसे ही है, बिस्पोक सॉफ्टवेयर और टेलर्ड सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो लोगों की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रख के स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया जाए। These are programs that are written for a specific purpose to meet the user's specific processing requirement. इन्हें हम कहते हैं बिस्पोक सॉफ्टवेयर या टेलर्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है। बिस्पोक सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज बाय लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। छोटी कंपनीज तो अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो उनके लिए स्पेसिफिकली बनाया जाए, क्योंकि वो फिर महंगा बहुत होता है, सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया होता है। तो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट पे भी कंप्रोमाइज नहीं करते। वो कहते हैं हमें तो भाई स्पेशल हमारे लिए बनाए सॉफ्टवेयर, इस तरह का होना चाहिए। तो जो उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रख के बनाया गया होता है, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, स्पेशल पर्पस नीड, टू फुलफिल देयर स्पेशल पर्पस नीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। वो नीड्स जो कि ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर रहा था, उनको मद्देनजर रख के जो सॉफ्टवेयर बनाया जाए, उसे हम कहेंगे कि ये जो है ये बिस्पोक सॉफ्टवेयर है या टेलर्ड सॉफ्टवेयर। आमतौर पर ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये वाले सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव भी होते हैं। क्यों एक्सपेंसिव होते हैं भाई? क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसी एक कंपनी के लिए बनाए गए होते हैं। कस्टमाइज्ड भी इन्हें कह सकते हैं। बिल्कुल जो रिक्वायरमेंट एक कस्टमर की है, बिल्कुल उसके मुताबिक जो है उसको कस्टमाइज करके बनाए गए। ठीक है जी। और ये थोड़ा इसमें एक और ड्रॉबैक है इसका कि टाइम बहुत लगता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, या ये भी लिख सकते हैं रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी डेवलप्ड। ठीक है जी। इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने में टाइम बहुत लगेगा, ये बहुत अहम फैक्टर है। जो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर है वो बने बनाए मिलेंगे। जैसे वो जिसने अपनी मर्जी का ड्रेस बनवाना है, तो उसको वो कोई 5-10 रमज़ान से पहले पहले तक टेलर को बताना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो बहुत सारी कंपनियां फिर इस पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि नहीं यार, हम पैसे तो पे कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम हमारे लिए बहुत मुश्किल है
कि हम इसको जो है वो दे सकें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इतने देर हम वेट नहीं कर सकते, तो फिर उन्हें मजबूरन ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर ही लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम भी हो एंड यू कैन पे फॉर दैट, तो फिर bespoke सॉफ्टवेयर या टेलर्ड सॉफ्टवेयर ही ज़्यादा सूटेबल होता है। जी, मेरा ख्याल है फॉलो कर गए होंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी अभी देख लेते हैं। जी, कोई क्वेश्चन इस हवाले से पूछना चाहते हैं? फिर लास्ट टॉपिक शुरू करें, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में वो पूछ लें, अभी हमारे पास हैं 10-15 मिनट है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में इन दोनों में से कौन से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं? ऑफ द शेल होते हैं या बेस्पोक कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं ये सॉफ्टवेयर? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम मॉडल सुपर कंप्यूटर वो भी एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनमें हाँ, बेस्पोक ही सुपर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इस्तेमाल तो पहली बात यह है कि सुपर कंप्यूटर में तो होते ही bespoke टेलर्ड सॉफ्टवेयर, उसके तो हर कंप्यूटर के अपने अलहदा सॉफ्टवेयर होते हैं, वो तो पक्की बात है। ठीक है जी। यस सर। सुपर कंप्यूटर के केस में तो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, bespoke सॉफ्टवेयर, टेलर्ड सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर के लिए अलहदा होंगे। ठीक है जी। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में काफ़ी चांस ऐसा है, बल्कि काफ़ी चांस क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि ऑफ द शेल्फ होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर इस्तेमाल होता है, तो वो बना बनाया मिल जाते हैं, यूनिक्स पे इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है जी, यूनिक्स ऑपरेटिंग यस सिस्टम सर। इस्तेमाल होता है, और हो सकता है कि उसके अंदर जो है इसके अलावा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हों वो bespoke भी हो रहे हों और जो है ऑफ द शेल्फ भी हो रहे हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर के बारे में इट इज़ कंफर्म कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे उसके bespoke सॉफ्टवेयर होते हैं। हर सुपर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना होता है, हर सुपर कंप्यूटर के अंदर जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं वो भी अपने स्पेसिफिक, जिस काम के लिए वो सुपर कंप्यूटर है, अगर वो स्पेस कह लें जो है स्पेस शिप्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है जी, स्पेस स्टेशन यस हैं सर। उनके अंदर यूज़ हो रहा है, तो फिर तो जाहिर सी बात है उसमें उसी से रिलेटेड ही कोई सॉफ्टवेयर उन्होंने अपना स्पेसिफिकली बनाया होगा, वही यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। थैंक यू सर। नहीं जी, लास्ट टॉपिक इसका सॉफ्टवेयर्स का, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। पहले तो हम ये देखते हैं प्रोग्रामिंग है क्या। प्रोग्रामिंग टूल्स तक मैं आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं प्रोग्रामिंग क्या है। हमें इतना ज़रूर पता है कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू विच ए कंप्यूटर वर्क्स। वो इंस्ट्रक्शंस जिनके मुताबिक कंप्यूटर काम करता है उन्हें क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है जी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू विच ए कंप्यूटर वर्क्स आर नोन एज आर कलेक्टिवली नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। वो इंस्ट्रक्शंस जिनके मुताबिक कंप्यूटर काम कर रहा होता है उन इंस्ट्रक्शंस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम। अच्छा, अब वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को हम देंगे तो कंप्यूटर प्रोग्राम बनेगा ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लेकिन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन किस जबान में दे सकते हैं? उर्दू में नहीं दे सकते, इंग्लिश में नहीं दे सकते। कंप्यूटर की अपनी एक नेटिव लैंग्वेज है जिसे मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देंगे, लेकिन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कुछ आसान लैंग्वेजेस भी बना ली हैं, अल्टीमेटली वो भी वैसे मशीन लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट होती हैं। तो उन लैंग्वेजेस को हम उनको भी यूज़ करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। बस अभी याद रखना है कि कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के अमल को या कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देने के अमल को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर्स को
इंस्ट्रक्शंस देने के अमल को कहते हैं प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर होंगे उन्हें कहेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स। प्रोग्रामिंग करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर होंगे उन्हें कहेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स। ठीक है जी, फॉलो कर रहे हैं बात को? तो प्रोग्रामिंग टूल्स जो हैं ये प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज होते हैं, कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज होते हैं, इन्हें प्रोग्रामिंग टूल्स बोलते हैं। हर वो सॉफ्टवेयर जो हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में हेल्प करे, यानी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी हमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उस, ताकि हम उसमें इंस्ट्रक्शंस लिख सकें। मुझे पाइथन लैंग्वेज आती है, आई एम पाइथन सर्टिफाइड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो मैं IBM से भी पाइथन लैंग्वेज का सर्टिफाइड हूँ, मेरी सर्टिफिकेशन मैंने IBM कंपनी से भी की है। तो अगर मैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए। एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है जुपिटर, एक का नाम है स्पाइडर। तो ये प्रोग्रामिंग टूल्स हैं सर, ये अभी दो के मैंने नाम बताए, जुपिटर और स्पाइडर। इसमें हम पाइथन लैंग्वेज का की कोई इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, लिख के कंप्यूटर को बता देते हैं ये लो जी मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया, इसको ट्रांसलेट करो और कंप्यूटर में रन करो। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए भी, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं प्रोग्रामिंग टूल, जो मुझे गाइड कर रहे होते हैं कि आप इंस्ट्रक्शन सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। ठीक है जी, तो इन्हें प्रोग्रामिंग टूल्स बोलते हैं, जो कि प्रोग्रामर्स को असिस्ट करते हैं विद राइटिंग प्रोग्राम, ताकि वो सही तरह से प्रोग्राम राइट कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात आ गई, ये तो हो गया, ये तो वो सॉफ्टवेयर हो गया ना जो हमें, अगर मैं प्रोग्रामर हूं तो मुझे असिस्ट करेंगे, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है लेकिन मैं गलती भी तो कर सकता हूं ना उसमें। तो मैं इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ, ये मुझे गाइड करेंगे, यहाँ गलती है, यहाँ ठीक है, ये मुझे बताते जाएंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स। अच्छा, अब अगला स्टेप आ गया, अब हमें लिखना तो चाहिए था इंस्ट्रक्शंस मशीन लैंग्वेज में। याद होगा मैंने पहले आपको बताया था कि कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, तो मुझे चाहिए था कि मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखूं वो मैं मशीन लैंग्वेज में लिखूं। तो मशीन लैंग्वेज में मुझे इंस्ट्रक्शन लिखनी चाहिए थी, लेकिन मुझे आजकल मशीन लैंग्वेज की बजाय मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत लगेगा, 6-6 महीने लग जाएंगे एक सॉफ्टवेयर बनाने में। तो अब कंप्यूटर साइंटिस्ट ने बहुत सारी लैंग्वेजेस, जैसे जावा है, C++ है, पाइथन है जो मैंने अभी आपको बोला, तो उसमें लोग प्रोग्राम बनाते हैं। और होता क्या है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उनका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं, हम पाइथन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑटोमेटिकली उन इंस्ट्रक्शंस को किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में, यानी 0-1 में कन्वर्ट कर देगा। जो कोडिंग की, जो बाइनरी कोडेड लैंग्वेज है या 0-1 की लैंग्वेज है, उसमें ट्रांसलेट कर देगा। प्रोग्राम रिटन इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में हमने लिखे, हैव टू बी ट्रांसलेटेड इनटू बाइनरी कोडेड फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। वो 0-1 वाली लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना जरूरी होता है, तब फिर कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अमल करता है। द ट्रांसलेशन ऑफ कोडेड प्रोग्राम इज डन बाय ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। वो कौन करता है ट्रांसलेशन, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स करते हैं। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर भी जिन्हें बोलते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर करते हैं। उनमें पुराने दौर में एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होता था, उसका नाम था असम्बलर। वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करता था। ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। आजकल दो और किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज हो रहे हैं, बल्कि इसके अलावा भी एक और भी है। आजकल असेंबलर के बाद अब कंपाइलर भी यूज हो रहे हैं और इंटरप्रेटर भी यूज हो रहे हैं। इंटरप्रेटर, कंपाइलर भी यूज हो रहे हैं और इंटरप्रेटर भी यूज हो रहे हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। असेंबलर ये असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता था मशीन कोड में। कंपाइलर है ये C लैंग्वेज और भी लैंग्वेजेस के कंपाइलर हैं। इंटरप्रेटर है बेसिक लैंग्वेज और भी बहुत सारी, बल्कि आजकल तो हाइब्रिड ट्रांसलेटर्स भी हैं जो कंपाइलेशन भी करते हैं और इंटरप्रेशन भी करते हैं। ठीक है जी, क्लियर? लें जी, हमारा आज का
जो है वो काम हो गया है कंप्लीट। सॉफ्टवेयर भी हमने, हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया है एंड। इंशाल्लाह कल का दिन हम चैप्टर का रिव्यू करेंगे। चैप्टर के एंड पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं आपसे भी पूछूंगा। आप लोगों का काम है कि आज अच्छी तरह से चैप्टर को प्रिपेयर करना है। आप लोगों से भी मैंने क्वेश्चंस पूछने, और ये थोड़ी सी कमांड्स हैं, इनका बस थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। ये वैसे कमांड्स आपको इतनी डिटेल में तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखा हुआ है कि टेबल एक्सप्लेन जस्ट अ फ्यू ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड दैट आईटी इंजीनियर विल यूज़। इसका मकसद यही है, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे जो आईटी इंजीनियर्स हैं वो इस तरह की कमांड्स के ज़रिए से भी कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर से मुख्तलिफ किस्म के काम लेते हैं। एंड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, बहुत एक्सेप्शनल केस में किसी अकाउंटेंट को भी इस तरह के काम की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है जी, तो कुछ ये इंटरनल कंप्यूटर की कमांड्स हैं, बस थोड़ा सा इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर कि किस कमांड से कंप्यूटर क्या काम कर रहा है। तो ये इंशाल्लाह कल देखेंगे, और कल हम पूरे चैप्टर को रिव्यू भी करेंगे। कल हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह जी। एनी क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ अभी मैं, ओनली 2 क्वेश्चंस आज के लेक्चर के हवाले से। वैसे तो ड्यूरिंग द लेक्चर भी आप लोगों के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अब हमारा 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया, तो अबाउट फर्स्ट 40 मिनट्स के बाद मैं आपको फिर क्वेश्चन का टाइम दिया करूँगा 5-7 मिनट, और फिर एंड पे तो हमारा होता ही है 5 मिनट क्वेश्चंस के लिए जी। एनी क्वेश्चन? चलें जी, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आज सारी चीज़ें समझ आ गई। ठीक है, चलो जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल ज़रा अच्छी तरह से चैप्टर प्रिपेयर करना है और क्वेश्चंस पूछने मैंने आपसे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।